सी यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वैसे तो ये आपके क्लास 12 का 5वां यूनिट है, लेकिन जब आप एनसीईआरटी ओपन करोगे तो इसमें उसमें यूनिट नहीं बल्कि चैप्टर नंबर दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 8 है। उसमें अगर आप ओपन करोगे उसको so you will get the very first concept and that is the concept of displacement current. So without wasting any time let's start with the concept of displacement current. ये क्या है? तो यहाँ पे मैंने एक फिगर लगा रखा है, इसमें एक बैटरी जोड़ रखा है, यहाँ पे एक की है और यहाँ पे एक कैपेसिटर को चार्ज किया जा रहा है इस डीसी सोर्स से। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस की को क्लोज करूंगा, तो द मोमेंट आई क्लोजेज दिस की, जैसे ही मैं इस की को क्लोज करूंगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक करंट फ्लो हो जाएगा आई, तो यहाँ से एक करंट फ्लो हो जाएगा आई, और यहाँ पे अगर एक हम मैग्नेटिक नीडल रखें तो ये नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जब भी कोई करंट कैरिंग वायर होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमने मैग्नेटिज्म में पढ़ा है कि करंट के डायरेक्शन में अपने अंगूठे को लगाइए और अपने उंगलियों को कर्ल कीजिए तो ये मैग्नेटिक फील्ड का वहां पे डायरेक्शन देगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को लगाओ और ये ऐसे मोड़ दो, ये मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे ऐसा करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे नीडल का मूव करना, डिफ्लेक्ट करना ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मैक्सवेल ने जब अपने एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे नीडल रखा और यहाँ पे भी उनकी नीडल डिफ्लेक्ट कर गई, तो ये सोचने वाली बात बनी कि यहाँ पे ना कोई वायर है, ना हमें कोई करंट दिख रहा है और ना ही कोई मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है, फिर नीडल डिफ्लेक्ट कैसे हुई? हाउ? क्योंकि बिना मैग्नेटिक फील्ड के नीडल डिफ्लेक्ट नहीं हो सकती, कहीं से ना कहीं से वहां मैग्नेटिक फील्ड श्योर रहा होगा, तभी मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर सकती है। और हमने पढ़ रखा है एम्पियर्स लॉ में, क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट, यानी किसी क्लोज लूप से निकलने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स या किसी क्लोज लूप के टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स का इंटीग्रल उस लूप से निकलने वाले टोटल करंट का म्यू नॉट गुना होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। तो अगर यहाँ करंट जीरो कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम ऐसा कर दें B डॉट dl और यहाँ पे म्यू नॉट और आई के जगह पे जीरो कर दें तो ये हो जाएगा जीरो। सो यहाँ पे अगर करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए एम्पियर के हिसाब से। ये है एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। सो दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ। उनके हिसाब से यहाँ पे करंट नहीं है और करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बननी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट कुछ और दिखा रहा है, नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है। तब मैक्सवेल ने दुनिया को ये बात बताई कि यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है। करंट ऐसे जा रही है, करंट ऐसे जा रही है, तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, सपोज करो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो बॉडी प्लस हो जाती है और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो बॉडी निगेटिव हो जाती है। ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाते हुए बताते हैं कि कर्ज लेने वाला नेगेटिव होता है और देने वाला पॉजिटिव होता है। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव होता है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन टूटा और ये आके इलेक्ट्रॉन यहाँ चिपक गया, जिस पे चिपका वो माइनस हो जाएगा, जहां से निकला वो प्लस, और प्लस से माइनस क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, श्योरली बनता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बना और ये लगातार क्या चेंज हो रहा होगा, लगातार इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे होंगे तो लगातार ये चेंज हो रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे निगेटिव बढ़ रहा होगा, यहाँ पॉजिटिव बढ़ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा होगा। सो ये लगातार प्रोसेस हो रहा होगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, बदलता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, लगातार ये टाइम के साथ बदल रहा है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैक्सवेल ने ये कहा कि a changing electric field produces magnetic field. So इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आया, तो मैक्सवेल ने थोड़ा सा घुमा के क्या बोला कि यहाँ पे लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है और ये चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एक नए तरह का करंट बनाएगा जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, और एक बार करंट बन गई तो सभी लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या होता है, करंट। तो अगर करंट बन गई तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और वही मैग्नेटिक फील्ड इस नीडल को घुमाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई वायर नहीं है, इस करंट को डिस्प्लेस करके ये करंट आया है, इसलिए इसका नाम डिस्प्लेसमेंट करंट रखा गया। डेफिनेशन क्या बना? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो वो एक नए तरह का करंट प्रोड्यूस कर देगा और वो प्रोड्यूस होगा करंट जिसका नाम होगा डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लियर है?
यहाँ से करंट के भी डेफिनेशन चेंज हुई कि करंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन का दौड़ना करंट नहीं होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज इज नॉट करंट, वो भी करंट होता है लेकिन सिर्फ वही करंट नहीं होता। करंट ये भी होता है कि अगर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां एक तरह का और करंट प्रोड्यूस होगा और वो करंट कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जहां जहां वायर होगा वहां वहां ये कंडक्शन करंट, यानी इलेक्ट्रॉन के चलने से जो करंट आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के दौड़ने से जो करंट आ रहा है वो करंट बोला जा रहा है कंडक्शन करंट। और जो करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से आ रहा है उस करंट का नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट। सो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट करंट? अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, फिर इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि निडल जितना यहां डिफ्लेक्ट हुई थी उतनी ही यहां पे डिफ्लेक्ट हुई थी। इसका मीनिंग क्या है कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड यहां है उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड यहां है। इसका क्या मीनिंग है कि जितनी करंट यहां होगी उतनी ही करंट यहां होनी चाहिए, तभी मैग्नेटिक फील्ड दोनों जगह का बराबर होगा। सो इन्होंने बोला कि जितना आईसी होगा उतना ही आईडी होगा। सो आईसी इज इक्वल टू आईडी। ठीक, आगे जितना आईसी उतना आईडी, जितना कंडक्शन करंट उतना डिस्प्लेसमेंट करंट, इसको कहेंगे हम लोग कंडक्शन करंट। और ये है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब आई फॉर्मूला देने की बात। तो फॉर्मूला देने में इन्होंने क्या किया, ये फॉर्मूला कैसे दिया देखिए। आईसी का फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं कि आईसी होता है dq अपॉन dt। ठीक है, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E डॉट ए। ठीक है, और अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों एक ही दिशा में हो तो ये क्या हो जाता है, ये तो यूं होता है EA cos थीटा, लेकिन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो क्या हो जाएगा EA इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। दोनों एक ही दिशा में हो, दोनों एक ही दिशा में होंगे। अगर ये प्लेट है, इसका एरिया अगर ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसे है तो दोनों के बीच का एंगल जीरो। यहाँ पे जैसे ही जीरो रखेंगे EA cos जीरो 1 होता है और इस तरह से फ्लक्स हो जाएगा EA। ठीक है, तो इन्होंने क्या फॉर्मूला बनाया, ID का रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स और यहाँ पे एक एप्सिलॉन नॉट लगाया। ठीक है, क्योंकि दोनों का डायमेंशन मैच भी कराना था। तो देखिए दोनों का डायमेंशन कैसे मैच कर रहा है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो ये डायमेंशनल फॉर्म, ये आपका फॉर्मूला बना डिस्प्लेसमेंट करंट का एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट, और ये फॉर्मूला बना डिस्प्लेसमेंट करंट का। ठीक है, सो वी हैव गॉट अ न्यू फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। और इसको हम आगे अगर और बढ़ाएं तो ये हो जाएगा ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई को हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, और इसको लिखा जा सकता है dt। सो दिस बिकम ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एरिया, और ये लिखा जाएगा DE अपॉन dt। सो DE अपॉन dt। नाउ अगर आप गौर से देखें तो ये DE अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट करंट। सो दिस बिकम ए न्यू फॉर्मूला। आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, एक ही बात है। सो ये बना कंडक्शन करंट जो पहले से हम लोग जानते थे, एंड दिस बिकम द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। सो डिस्प्लेसमेंट करंट का डेफिनेशन क्या, ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड डिस्प्लेसमेंट करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ तो अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट तक पहुंचे हैं, क्लियर है। और दोनों करंट बराबर होते हैं, IC इक्वल टू ID होता है। अब मैं एक चीज आपको दिखाऊंगा कि दोनों के यूनिट्स भी सेम होते हैं, देख लीजिए। देखिए अभी हमने पढ़ा IC इक्वल टू ID होता है। ठीक है, तो IC का फॉर्मूला अभी हमने देखा dq अपॉन dt। इसका यूनिट हम लोग जानते हैं, चार्ज का कूलम और टाइम का सेकंड, तो ये हो जाता है एम्पियर। ठीक है, उसका देख लेते हैं ID का। वो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एरिया और DE अपॉन dt। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का दो यूनिट आपको बताया गया है। एक होता है कूलम स्क्वायर
पर न्यूटन मीटर स्क्वायर और दूसरा होता है फराड पर मीटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एरिया है तो एरिया का मीटर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और एक होता है वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ न्यूटन पर कूलम और नीचे टाइम है तो सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब देखो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हुआ, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हुआ, एक कूलम से एक कूलम कैंसिल हुआ, यहाँ पे क्या बचा कूलम पर सेकंड जिसको हम लोग कहते हैं एम्पियर। दोनों मैच कर गया। सो दोनों का यूनिट क्या होगा, दोनों का यूनिट एम्पियर होगा, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा और दोनों बराबर होंगे। प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट में वो सारे इफेक्ट्स होंगे जो कंडक्शन करंट में होते हैं। सो वी हैव गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ ए न्यू सॉर्ट ऑफ करंट एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लियर है? तो ये बना डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट का जब कॉन्सेप्ट आ गया तो उसके बाद जो एम्पियर का लॉ था, देखो यहां से जो मैं दिखा रहा था अभी आपको कि IC ID के बराबर है, तो टोटल करंट कितना हो गया अब IC प्लस ID के बराबर। सो दिस इज द टोटल करंट, I इक्वल टू IC प्लस ID। ठीक है, यानी जहां जहां ये वायर है वहां वहां कंडक्शन करंट और जहां पे फ्री स्पेस है वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे बताइए डिस्प्लेसमेंट करंट कितना, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट 0, क्योंकि यहाँ पे कौन सा करंट है, कंडक्शन करंट। और यहाँ पे मैं पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट करंट के जगह पे मैं पूछूं कंडक्शन करंट कितना है, तो यहाँ पे कंडक्शन करंट 0 और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। क्लियर है? तो टोटल करंट क्या बना, I इक्वल टू IC प्लस ID। अब इनका क्या होगा, इनके इक्वेशन का, इनके इक्वेशन पे एक क्वेश्चन मार्क लगा एंड नाउ we'll modify this equation, see how it modified। तो आगे बना modification of Ampere's सर्किटल लॉ, और इसी को कहा जाता है एम्पियर मैक्सवेल लॉ। ठीक है, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तो एम्पियर मैक्सवेल लॉ। ठीक है, अच्छा ये कैसे हुआ, देखिए जो इन्होंने दिया था फॉर्मूला एम्पियर ने, वो फॉर्मूला क्या था, क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I। अब यहाँ पे एक नई तरह की करंट आई, तो ये सिर्फ I ना रह के अब क्या बन जाएगा, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट दिस विल बिकम B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ IC प्लस ID। ठीक है, नाउ वी कैन राइट दिस एज B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस, इसको लिखा जा सकता है एप्सिलॉन नॉट d फाई अपॉन dt। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सो आई हैव रिटन लाइक दैट B dot DL, this can be written further as IC plus epsilon naught dEA upon dt, or now we can written, it can be written as B dot DL equal to mu naught IC plus epsilon naught, A को मैं बाहर ले रहा हूं तो ये हो जाएगा epsilon naught A dE upon dt। तो यहां से खास बात क्या निकल के आ रही है वो देखिए जरा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और यही बात तो वो कहना चाह रहे थे। पहली बार में तो यही बात कही थी जो दुनिया को पसंद नहीं आई, फिर इन्होंने नया कॉन्सेप्ट दिया डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो एक्चुअली में ये कहना क्या चाह रहे थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी लगातार बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो बाद में इनको एक बीच में एक सहारा लेना पड़ा डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो अब कैसे ये बना कि बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट करंट बनाएगा, और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी नीडल को रखिएगा तो वो डिफ्लेक्ट होगी। सो दिस बिकेम एम्पियर मैक्सवेल लॉ।
सो दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। और ये बना, और यहां से खास बात क्या है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। सो इस क्लास का ये है कि जब भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा वो क्या प्रोड्यूस कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड। और यही हम लोग यहां से हम लोग वही बात कर रहे थे। तो घूम के आया ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट बनाएगा, और डिस्प्लेसमेंट करंट बनाएगा तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी आप नीडल रखिएगा तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट एंड मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, यानी एम्पियर मैक्सवेल लॉ। नाउ वी विल सी सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस। तो देख लेते हैं न्यूमेरिकल क्या है। एक दो बना देता हूं, बाकी आप बनाएं। ये है एन एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज 1 पिकोफैराड कैपेसिटेंस। If the conduction potential difference across the plates of capacitor changes at the rate of 10 to the power 12 volt per second, what is the displacement current? देखिए देखिए इधर ये दिया हुआ है कि एक कैपेसिटर है, इसको ऐसे चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। इसका जो कैपेसिटी दिया हुआ है C, वो 1 पिको फराड दिया हुआ है। तो C इक्वल टू 1 पिको फराड को हम लोग बोलते हैं 10 का पावर -12 फराड, ठीक है। C का वैल्यू दे दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसके अंदर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, if the capacity the conduction potential difference across the प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बदल रहा है क्या, 10 का पावर 12 वोल्ट पर सेकंड से। सो 10 का पावर 12 वोल्ट पर सेकंड, इसका मतलब ये दिया हुआ है dV/dt का वैल्यू, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है कि हमको डिस्प्लेसमेंट करंट निकाल के बता दीजिए। तो अभी हमने पढ़ा कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों बराबर होते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो मैं कंडक्शन करंट निकाल लूंगा। कंडक्शन करंट क्या होता है, IC इक्वल टू होता है dQ/dt, और Q होता है CV के बराबर, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि C इक्वल टू क्या होता है, Q/V, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ठीक है। जो आगे चल के यही फॉर्मूला क्या बनता है, ε0 A/d पैरेलल प्लेट के लिए। बेसिक फॉर्मूला क्या है, Q/V। तो यहाँ से अगर हम Q निकाले तो क्या हो जाएगा, CV। तो मैं Q के जगह पे पुट कर सकता हूँ Q इक्वल टू CV। तो यहाँ पे मैंने पुट किया CV और बटे में dt, ठीक है। सो IC इक्वल टू C को मैं बाहर लूंगा तो ये बच जाएगा dV/dt। तो C कितना दिया हुआ है, 10 का पावर -12 इंटू dV/dt कितना है, 10 का पावर 12, ठीक है। तो कितना आया, ये कैंसिल होके 1। तो 1 और IC है तो एम्पियर। जितना कंडक्शन करंट होता है उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। सो दिस इज हाउ यू आर गोना सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर जो भी है 1, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है देखिएगा। तो ये क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि a capacitor has been charged by a DC source. What are the magnitude of conduction and displacement current when it is fully charged? देखिए फुल्ली चार्ज की बात कर रहा है। तो जब बोल रहा है कि ये फुल्ली चार्ज हो गया, फुल्ली चार्ज हो गया है मतलब यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई। फुल्ली चार्ज हो गया मतलब ID 0 हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अब बदल नहीं रहा है।
कंडक्शन करंट कैसे क्रिएट होता है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अब कहाँ होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का तो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ये फुल्ली चार्ज हो गया है। जितना चार्ज होना था ये कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, तो आईडी क्या हो जाएगा? 0। और हमने पढ़ रखा है कि आईसी और आईडी दोनों बराबर होते हैं, तो आईसी इक्वल टू आईडी इक्वल टू 0। सो आईसी इक्वल टू आईडी इक्वल टू 0। ऑप्शन 2 सही दिख रहा है। सो आईसी इक्वल टू आईडी इक्वल टू 0 इज द राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन में। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन हुआ आईसी इक्वल टू आईडी इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ये भी वही प्रॉब्लम है जो मैंने ऊपर किया था ना, उसी प्रॉब्लम पे है ये भी। तो ये भी कर देता हूं मैं। देखिए ये नीट में भी पूछा गया है ये एक बार। हाँ, ये भी क्या है वैसे ही बनाएंगे। बोल रहा है कि यहाँ पे कैपेसिटर है, इसमें जो द वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पे C दिया हुआ है 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, ठीक। इसका मतलब क्या होता है? 1 माइक्रो का मतलब 10 का पावर -6 फैराड। ठीक है, और यहाँ पे जो वोल्टेज चेंज हो रहा है वो 5 वोल्ट पर सेकंड के रेट से, मतलब dV/dt दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। तो ये दिया हुआ है 5 वोल्ट पर सेकंड। ठीक है, अभी जो मैंने बोला कि यहाँ पे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट, तो कंडक्शन निकाल दो। कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होता है, तो IC इक्वल टू dQ/dt। और अभी जो मैंने बताया था इसको लिखा जा सकता है CV/dt, और C को बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? C dV/dt। सो IC इक्वल टू C का वैल्यू दिया हुआ है 10 का पावर -6, 1 इंटू 10 का पावर -6, और dV/dt दिया हुआ है 5। तो ये हो जाएगा IC इक्वल टू 5 इंटू 10 का पावर -6 एम्पियर। तो 10 का पावर -6 को हम माइक्रो कहते हैं, तो ये हो जाएगा 5 माइक्रो एम्पियर। सो 5 माइक्रो एम्पियर इज द राइट ऑप्शन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू गोना सॉल्व इट। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे, और क्वेश्चन हैं क्या? चलिए, ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं और मैं आपको हिंट कर रहा हूं, and try to solve it by your own. If you are able to solve it, just send your comment. अगर आप बना पाते हैं तो आंसर कमेंट कर दीजिए। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ये कैपेसिटर है सर्कुलर, इसको चार्ज किया जा रहा है डीसी सोर्स से, और इसका रेडियस जो है R दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक, और इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 5 mm। कितना है? 5 mm। ठीक है, ठीक है। यहां से जो कंडक्शन करंट की वैल्यू दिया है वो दिया हुआ है 0.15 एम्पियर। ठीक है, और बोल रहा है कि dV/dt, इसमें जो वोल्टेज चेंज हो रहा है dV/dt दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1.87 इंटू 10 का पावर 9 वोल्ट पर सेकेंड। dV/dt दिया हुआ है। तो इसमें आप लगा सकते हो, पहले R को आप मीटर में चेंज करो। ये मीटर में चेंज करने के बाद सर्कुलर है तो एरिया निकाल लोगे। एरिया क्या होता है? πr² से निकाल लोगे। ठीक है, D भी दिया हुआ है दोनों प्लेट्स के बीच का, तो D निकाल लोगे। 5 mm को मीटर में चेंज कर दोगे तो D निकल जाएगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या फॉर्मूला है? I इक्वल टू IC निकालो। IC क्या होता है? dQ/dt, और इसको क्या लिखा जा सकता है? dCV/dt, और C को बाहर निकाल लूंगा तो क्या लिखा जाएगा? dV/dt। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम लोग ये भी तो जानते हैं, ε0 A/d, और ये हो जाएगा dV/dt। तो dV/dt इज गिवन, यहाँ पे दिया हुआ है, आपको लगा दीजिएगा। ε0 का वैल्यू कांस्टेंट होता है, जानते हैं आप लोग। नहीं जानते हैं तो ये लगा लीजिएगा 8.85 इंटू 10 का पावर -12, ये कांस्टेंट वैल्यू होता है ε0 का। एरिया यहाँ से निकाल लीजिएगा और डिस्टेंस यहाँ से निकाल के यहाँ लगा दीजिएगा, IC आएगा, और जो IC होगा वही ID होगा। तो आई होप यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम।
सो आज के क्लास में बस इतना ही. इन नेक्स्ट क्लास विल कम बैक अगेन विथ मैक्सवेल्स इक्वेशन. सो आज के क्लास में बस इतना ही. थैंक यू सो मच.